नमस्कार। क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अमेरिका भारत में कोई बड़े तख्ता पलट की साजिश रच रहा है? बड़ा जन विद्रोह खड़ा करने की साजिश रच रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज एक अमेरिकी नौसेना का पूर्व अधिकारी फिर से हिंदुस्तान में गिरफ्तार हुआ है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको डिटेल में वीडियो बना करके बताया था जब यूक्रेन और अमेरिका के लोग मणिपुर और मेघालय के उस इलाकों में पकड़े गए थे। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली और लखनऊ में उतरते थे, फिर हमारे यहां से अलग अलग रास्तों से ट्रेवल करते हुए नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में पहुंचते थे, फिर मणिपुर होते हुए म्यांमार में जाते थे, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पार करके जाते थे, फिर यूरोप से हथियारों की अलग अलग गलत रास्तों से अवैध रूप से ड्रोन और दूसरे हथियारों की सप्लाई म्यांमार में होती थी। ये जो अमेरिका और यूक्रेन से जो लोग हिंदुस्तान में टूरिस्ट वीजा पर आते थे, वो म्यांमार में जाकर के उन विद्रोही गुटों को, उन ड्रोन्स को उड़ाने की, उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग देते थे और उन विद्रोही गुटों के द्वारा पिछले 2 सालों से कैसे मणिपुर जल रहा है, कैसे इस आग को एक तरफ मेघालय की तरफ और एक तरफ नागालैंड की तरफ ले जाने की ये लोग साजिश रच रहे। इस बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, अगर वो नहीं जाकर के देखा हो तो देखिएगा। और उसमें जो अमेरिकी व्यक्ति पकड़ा गया था वो व्यक्ति था जिसने 2011 में लीबिया और सीरिया के इलाकों में विद्रोही गुटों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का काम किया था। वो हिंदुस्तान में क्या कर रहा था, यह बड़ा सवाल था। आज एक बार फिर से एक व्यक्ति पकड़ा गया है, तो फिर सवाल वही पैदा होता है कि क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए भारत में बड़े विद्रोह खड़े कराने की तैयारी कर रहा है। जब मैं इस बारे में डिटेल में बात करूंगा, आपको बताऊंगा इस व्यक्ति के बारे में जो पकड़ा गया है नेपाल बॉर्डर के ऊपर, वो कौन है, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये अलग अलग न्यूज चैनलों की आज यही हेडलाइंस है। पहले मिजोरम में 6 यूक्रेनी और अब नेपाल बॉर्डर पर अमेरिकी गिरफ्तार, क्या बड़े खतरे के संकेत मिल रहे हैं। मैं इस व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, कैसे वो भारत तक पहुंचा, भारत में पिछले 6-7 महीने में रहते हुए उसने क्या कुछ किया, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो बयान सुन लीजिए और साथ में इस व्यक्ति की तस्वीरों को डिटेल में भी देख लीजिए। कल दिनांक 11 जुलाई को एसएसबी द्वारा सोनौली के पास एक व्यक्ति को अनधिकृत रूप से नेपाल में प्रवेश करने के कारण पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और बताया कि वह कैलिफोर्निया अमेरिका का नागरिक है। अन्य एजेंसी द्वारा भी उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वह टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट गुम हो गया। फिर वह किसी माध्यम से जल मार्ग से श्रीलंका पहुंचा, जहां से 2 नवंबर 25 को वह जल मार्ग से ही भारत आया था। तब से वह गोवा में रह रहा था। आज वह नेपाल जाना चाह रहा था जब एसएसबी द्वारा उसको पकड़ा गया। उसके पास से कोई वैध प्रपत्र नहीं मिले हैं। उसके द्वारा बताए गए दावों की जांच की जा रही है कि बिना किसी वैध प्रपत्र के भारत में आने के आरोप में उसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 68/26 अंतर्गत धारा 21/23 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट थाना सोनौली पर पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित। जो ये व्यक्ति पकड़ा गया है उस व्यक्ति का नाम है जॉर्डन ब्राउन, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद में जो इसने बताया है उसके मुताबिक वो अमेरिकी नौसेना और स्पेशल फोर्सेस का पूर्व अधिकारी है और 2 साल पहले वो रिटायर हो गया था। हालांकि पकड़े जाने के बाद में उसने जो अलग अलग कहानियां बताई है उसमें भी कई तरह के संदेह पैदा होते हैं, क्योंकि उसकी एक थ्योरी अलग बात कहती है, दूसरी थ्योरी अलग बात कहती है। इसकी गिरफ्तारी एसएसबी की 22वीं बटालियन ने भारत नेपाल बॉर्डर पर पिलर नंबर 516 के पास में से गिरफ्तार किया है। इसे संदिग्ध हालात में देखा, इसको गतिविधियों को संदिग्ध देखा तो उसे पूछताछ करने की कोशिश की, तो इसने भाग करके नेपाल बॉर्डर में जाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सुरक्षा बलों के साथ साथ जब ये भाग रहा था तो स्थानीय लोगों ने भी इसमें मदद की और नेपाल बॉर्डर में घुसने से पहले इसे गिरफ्तार कर दिया गया। इस व्यक्ति ने अब तक, इसका कहना है कि 70 देशों की वो यात्रा कर चुका है और नवंबर 2025 के अंदर, यानी कि लगभग 7 महीने पहले वो समुद्री मार्ग से भारत में दाखिल हुआ था। इस व्यक्ति का यह कहना है कि वो टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड गया था, लेकिन थाईलैंड में उसका पासपोर्ट गुम हो गया। जब उसका पासपोर्ट गुम हो गया तो थाईलैंड से वो समुद्री मार्ग से श्रीलंका आया। श्रीलंका के बाद में वो समुद्री मार्ग से होते हुए भारत के गोवा में आया और 7 महीने से वो भारत के अंदर रह रहा था। गोवा के बाद वो बेंगलुरु गया और बेंगलुरु के बाद में यहां से वो बॉर्डर पार करने वाला था। इस व्यक्ति के पास से
31,460 की नकदी बरामद हुई है। मेरा सवाल यहां पर फिर उठता है कि अगर इनको पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिका की सीआईए से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अगर आपराधिक गिरोहों से इसको सहयोग नहीं मिल रहा था, तो जो व्यक्ति थाईलैंड गया था उसके पास इंडियन करेंसी नहीं हो सकती? वो व्यक्ति समुद्री मार्ग से पहली बात तो श्रीलंका कैसे पहुंचा, फिर श्रीलंका से वो गोवा कैसे पहुंचा, गोवा में उसके लिए भारतीय करेंसी की व्यवस्था किसने की, उसको मोबाइल खरीदने के पैसे कहां से आए, उसने सिम कार्ड कैसे खरीदे, किसके नाम पर खरीदे, वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ था कि वो एआई ट्रांसलेटर भी साथ में लेके चल रहा था ताकि भाषा की बाध्यता ना रहे। अगर वो कर्नाटक में हो और वहां की लोकल लैंग्वेज में कहीं कुछ लिखा हुआ हो तो उसे सीधा फोटो क्लिक करके एआई से ट्रांसलेट कर सके। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी भाषा में बोल रहा हो तो उसकी ऑडियो को एआई के जरिए ट्रांसलेट किया जा सके कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में था। उसके पास से एक चीनी पासपोर्ट भी जब्त हुआ है, नेपाली करेंसी बरामद हुई है और कई धार्मिक किताबें बरामद हुई है। अब सोचिए जरा, जो व्यक्ति अगर मुश्किल में फंस गया हो, थाईलैंड में उसका पासपोर्ट गुम हो गया हो, तो वो थाईलैंड के अंदर अमेरिकी दूतावास से संपर्क करेगा या वो समंदर के रास्ते श्रीलंका होते हुए भारत आने की सोचेगा? ये एक हड़बड़ाहट के शुरुआती बयान है, एक थ्योरी स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है इसकी पूरी तरह से संदिग्ध चीजें सामने आ रही है। एक और थ्योरी दी उसने कहा, जब इससे पूछा गया कि जब ऐसा हुआ तो तुम्हारे को तो वापस वहां की एम्बेसी से संपर्क करना चाहिए, तुम भारत क्यों आए पासपोर्ट गुम होने के बाद? तब इसने कहा कि मेरी इटली में उत्तराखंड की रहने वाली एक चेतना नाम की लड़की से मुलाकात हुई थी और हम दोनों ने अक्टूबर 2024 में शादी भी कर ली थी। उसने इंडिया आने की अपनी इस कहानी को जोड़ दिया और सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस अब ये पड़ताल कर रही है कि चेतना नाम की लड़की उत्तराखंड में जो पता और जिस तरीके की डिटेल बताएगा कोई है उसकी, वो कोई इस नाम की लड़की उत्तराखंड की जो हमारे जो विदेश मंत्रालय हैं जहां से पासपोर्ट सर्विसेज जारी होती है, तो क्या इस नाम की हमारी कोई लड़की इटली में रहती है क्या, ये सारी डिटेल पता किया जा रहा है। और उसने कहा है कि उसकी जो पत्नी है वो योग प्रशिक्षक है और इसीलिए उनसे मिलने के लिए वो इधर उत्तराखंड जा रहा था। उसने ये भी कहा कि मेरा जो पासपोर्ट था वो बेंगलुरु के एक निवासी जो उनका जान पहचान वाला है उसके पास रह गया है। पहले तो कहा कि थाईलैंड में पासपोर्ट गुम हो गया था इसलिए मैं समुद्र मार्ग से आया, फिर दूसरी कहानी उसने ये कहा कि बेंगलुरु का मेरा एक परिचित है उसके पास में पासपोर्ट रह गया है। और उसने ये बताया कि गोवा में उसकी मुलाकात नेपाल के रहने वाले इस व्यक्ति हुई थी जिससे मिलने के लिए वे सोनोली से होते हुए जा रहा था और ये जो पकड़ा गया है वो सोनोली थाना क्षेत्र ही था, उत्तर प्रदेश का यूपी नेपाल बॉर्डर के ऊपर का। तो अब इस गिरफ्तारी के बाद मेरे जहन में दो तीन बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय से देश में अमित शाह का कामकाज इस तरीके से आगे चल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अमित शाह बहुत तेजी से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। देश का जितना भी बॉर्डर इलाका है उसमें 15 और 50 किलोमीटर के दायरे में अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है, डेमोग्राफी पे काम किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत की जितनी भी जमीनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है उन जिलों के पहली बार देश की आजादी के बाद सारे के सारे एसपी को अमित शाह ने बुला करके खुद बैठक ली, पूरी डिटेल में जानकारी ली और कहा कि सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे क्या क्या काम करना है। जिस तेजी से एफसीआरए को लेकर के, जो फॉरेन फंडिंग पर एक्शन लेने को लेकर के जो काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन से लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को उपद्रवी इलाकों में जा रहे हैं, वहां के लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस यूक्रेनी लोगों के साथ भी एक अमेरिकी आदमी पकड़ा गया था। आज अमेरिकी नौसेना का पूर्व अधिकारी फिर हिंदुस्तान में पकड़ा जाता है। इसके अलावा जब साल भर लगभग पहले जब रूस की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री मोदी और उस दौरान जो उनके असैसिनेशन की जो बातें सामने आई थी कि सीआईए और आईएसआई का लिंकअप होते हुए किस तरह से उनका रूस के अंदर इसलिए असैसिनेशन करने की कोशिश की कि अगर भारत के एक प्रधानमंत्री की रूस के अंदर अगर ऐसी अनहोनी हो जाती है तो भारत और रूस के हमेशा के लिए रिश्ते टूट जाएंगे और ऐसे में अमेरिका का पिट्ठू बनना और अमेरिका के पीछे चलना भारत की मजबूरी हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात, एक आदमी के पास में जो इंटेलिजेंस का उसने दुनिया भर में नेटवर्क बनाया है वो अमेरिका की साजिशों को भी नाकाम करने के लिए काफी है। लेकिन आपकी इस विषय पे क्या कुछ राय है?
क्या देश में अमेरिका एक बड़े तख्ता पलट की, बड़े जन विद्रोह को खड़े करने की तैयारी कर रहा है, या ये एक सामान्य सी होती हुई प्रक्रियाएं हैं? अमित शाह जिस तेजी से राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसले ले रहे हैं, क्या निकट भविष्य में उनको बड़े खतरे नजर आ रहे हैं इसलिए वो जल्दी जल्दी सारे काम कर रहे हैं, या ये उनकी वर्किंग का पार्ट है? आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।